समुद्र के बीच में एक भूकंप समुद्र के तल को इतनी ताकत से हिला देता है कि वहाँ दरारें बन जाती हैं, जिनसे नीली चमकदार रोशनी निकलती है। ऊपर एक कपल अपनी छुट्टियों का मजा ले रहा होता है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, लेकिन लड़की के जवाब देने से पहले कुछ अचानक लड़के को पानी के अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद उसका डेड बॉडी पानी पर तैरता हुआ दिखता है। तभी हत्यारा भी सामने आता है, एक अल्फा ज़ोंबी जो लड़की को भी मार डालता है। दूसरी तरफ हंटर, रे और जेडा फिशिंग का मजा ले रहे होते हैं जब वे दूर एक बोट में आग लगते हुए देखते हैं। हंटर आग बुझाने में मदद करता है। आग पटाखों की वजह से लगी होती है जो हंटर जब्त कर लेता है। इस दौरान रे फिशिंग करते हुए अपने कांटे में एक डेड बॉडी फंसी महसूस करता है। जेडा पानी में कैमरा लगाकर जांच करती है और समुद्र के तल पर वही नीली रोशनी देखती है। तभी वह देखती है कि शव गायब हो चुका है। अचानक वह डेड बॉडी ज़ोंबी बनकर जेडा पर हमला कर देती है। हंटर और रे मिलकर ज़ोंबी को पानी में धक्का देकर गिरा देते हैं। शहर में हंटर की गर्लफ्रेंड केंजी और उसकी बेटी सैम को हंटर की कॉल आती है। केंजी, जो डॉक्टर है, जेडा की मदद के लिए निकल पड़ती है। सैम मीनवाइल एक कॉन्सर्ट में अपने दोस्तों के साथ जाती है, जहां वह गायक डैग से मिलती है। हंटर शेरिफ ओकोनी के साथ अजीब घटनाओं की जांच करता है। वे समुद्र में जाते हैं और पानी के नीचे उस नीली रोशनी को देखते हैं। अचानक एक ज़ोंबी की भीड़ उनकी ओर बढ़ती है। हंटर तुरंत केंजी को कॉल करके जेडा को क्वारंटाइन में रखने को कहता है और अपने साथियों को क्षेत्र खाली करने के लिए मदद बुलाता है। समुद्र तट पर अचानक सुनामी का सायरन बजने लगता है। लोग देखते हैं कि पानी पीछे हट रहा है और सब हैरान रह जाते हैं। हंटर और ओकोनी वापस जाकर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन तभी वे पीछे मुड़कर ज़ॉम्बी से भरी एक बड़ी लहर देखते हैं। डर के मारे सब पैनिक करने लगते हैं। हंटर जल्दी से बोट चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बोट वेव्स में फंस जाती है। उनके पास सिर्फ छिपने का ऑप्शन बचता है। कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बी सुनामी शोर से टकराती है और पूरा एरिया तबाह कर देती है। हर तरफ ज़ॉम्बीज के शव बिखरे होते हैं। हंटर और ओकोनी किसी तरह सेफली किनारे पहुंचते हैं। ओकोनी एक ज़ॉम्बी पर गन तानता है, लेकिन बुलेट सेव करने का फैसला करता है। केंजी रे को बताती है कि ज्यादातर स्टाफ को इवैक्यूएट कर दिया गया है, इसलिए जेडा को फिलहाल नहीं देखा जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। इसी बीच कुछ लोग बीच पर बचे होते हैं। हंटर और ओकोनी उन्हें डेंजर के बारे में वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो ज़ॉम्बीज जो सुनामी के साथ आई थीं, जागने लगती हैं और सी से बाहर निकलकर लोगों पर अटैक कर देती है। हंटर और ओकोनी अपनी गन और मचेटी से ज़ॉम्बीज को मारते हैं, लेकिन उनकी नंबर्स बढ़ती ही जाती है। हंटर एक बोट का इंजन चालू करता है और कई ज़ॉम्बीज को एक साथ खत्म कर देता है, जिससे कुछ लोगों को एस्केप करने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ सैम और उसके फ्रेंड्स एक बिल्डिंग से इस अटैक को देखते हैं और अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। हॉस्पिटल में जेडा होश में आती है, लेकिन तुरंत मरकर ज़ॉम्बी बन जाती है और एक डॉक्टर पर अटैक कर देती है। रे जैसे तैसे रूम से भागने में सक्सेसफुल होता है। बीच पर ओकोनी एक ज़ॉम्बी को अम्ब्रेला से मारता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा है कि मारे गए ज़ॉम्बीज भी बार बार उठ जाते हैं। फाइनली हंटर और ओकोनी डिसाइड करते हैं कि अब और रुकना बेकार है, उन्हें तुरंत भागकर हेल्प लानी होगी। जैसे ही वे ट्रक में बैठते हैं, अचानक पीछे से किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और सभी डरकर चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं जो वहाँ छिपे हुए थे। हंटर और ओकोनी उनकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं और ट्रक आगे बढ़ जाता है। इस बीच वो मिस्टीरियस दूरबीन वाला शख्स बीच पर पहुंचता है। उसके हाथ में एक क्रोबार है और वह एक ज़ॉम्बी के पास जाकर रुकता है। हॉस्पिटल में केंजी एक रूम से बाहर आती है और देखकर डर जाती है कि जेडा ने पूरे स्टाफ को मार डाला है। जेडा अब केंजी का पीछा करती है। केंजी कॉरिडोर में भाग रही होती है, तभी रे उसे एक रूम में खींच लेता है और डोर बंद कर देता है। जेडा गुस्से में जोर जोर से डोर पर वार करती है, लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब बाकी स्टाफ जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, जेडा की मदद करते हुए दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। रे और केंजी को एक बार फिर भागना पड़ता है। वे हॉस्पिटल के एक और हिस्से में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक व्हील चेयर पर बैठा ज़ॉम्बी दिखाई देता है। जेडा अब भी उनका पीछा कर रही होती है। दोनों किसी सेफ एग्जिट की तलाश में दौड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ
ओकोनी और बाकी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और तेजी से अंदर भागते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज वहां भी पहुंच रहे होते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज ब्लेन के करीब आते हैं, वो पैनिक में अपनी गर्लफ्रेंड को डोर की ओर धक्का देता है। पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लेन का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह एक ऑफिसर की गन छीनकर शस्त्रागार से वेपन्स की डिमांड करता है। जब बाकी लोग मना करते हैं तो वह गुस्से में एक ऑफिसर को गोली मार देता है। ब्लेन शस्त्रागार की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर उसे एक ही झटके में बेहोश कर देता है। उधर सैम और उसके फ्रेंड्स बिल्डिंग छोड़कर स्ट्रीट्स पर भाग रहे होते हैं। रास्ते में वे एक ज़ॉम्बी को धक्का देकर गिरा देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज का झुंड एक दूसरी भागती हुई भीड़ की ओर मुड़ जाता है। इस चक्कर में कुछ लोग मारे जाते हैं। कुछ ब्लॉक्स बाद सैम और उसका ग्रुप एक मार्केट में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज का हमला होता है। डैग का एंकल चोटिल हो जाता है और सैम उसे सहारा देकर आगे बढ़ता है। इसी बीच एक और लड़का ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है और ग्रुप अलग अलग दिशाओं में बंट जाता है। टोनी कुछ ज़ॉम्बीज को हटाकर बाहर भाग जाती है, जबकि सैम और डैग पीछे के हिस्से में छिपने की कोशिश करते हैं। पुलिस स्टेशन में ओकोनी रेडियो पर मदद की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। हारकर वो वॉल्ट से रिवोक फार्मास्यूटिकल्स लिखा हुआ एक एनवलप निकालता है और उसे फाड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। हंटर, जो इस दौरान डिस्ट्रैक्टेड होता है, मैरिटाइम रजिस्ट्री में लॉग इन करता है और उस जहाज की डिटेल्स ढूंढने की कोशिश करता है जो उन्होंने समुद्र में देखा था। वह जहाज रिवोक इंडस्ट्रीज के नाम पर रजिस्टर्ड मिलता है, लेकिन उसकी लोकेशन पता नहीं चलती। तभी ज़ॉम्बीज खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। हंटर और ओकोनी जल्दी से आर्मोरी की तरफ भागते हैं। वहाँ हंटर कॉन्फिस्केटेड आइटम्स में से एक शानदार डबल एज्ड स्वॉर्ड चुनता है। बाहर निकलते वक्त हथकड़ियों में बंधा ब्लेन उनसे मदद की भीख मांगता है, लेकिन वे उसे इग्नोर कर देते हैं। हंटर और ओकोनी पुलिस शील्ड्स का यूज करते हुए दरवाजे पर खड़े ज़ॉम्बी ग्रुप को हटाते हैं। ओकोनी आसपास के ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाता है, जबकि हंटर एक बाजूका से सड़क पर आ रहे ज़ॉम्बीज के झुंड को उड़ा देता है। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज अब भी हिलते डुलते रहते हैं और तभी दूसरी ज़ॉम्बी सुनामी पास आती दिखती है। वे तुरंत ट्रक में बैठकर भागते हैं। जंगल के रास्ते ड्राइव करते वक्त उन्हें एक अल्फा ज़ॉम्बी नजर आता है। हंटर ट्रक उसे कुचल देता है, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वह सही सलामत खड़ा हो जाता है। उधर सैम और डैग पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं और डैग की वैन ढूंढते हैं, जहां उसका एक बैंड मेंबर आराम से हेडफोन लगाकर बैठा होता है। उसे पूरी घटना की खबर नहीं होती, लेकिन वो वैन का दरवाजा खोलकर सैम और डैग को अंदर आने देता है। वह ज़ोंबियों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने ज़ोंबियों का सामना नहीं कर पाता और जल्दी मारा जाता है। सैम और डैग वैन के दरवाजे बंद कर उसे छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती। इस बीच टोनी किसी तरह शहर से बाहर निकलकर अपने काम पर लौटने में सफल हो जाती है, लेकिन ज़ोंबियां उसका पीछा करती रहती है। वह जंगल में भागती हुई एक घर तक पहुंच जाती है और जल्दी से उसके मुख्य द्वार की ओर दौड़ती है। घर के अंदर मार्टी सुरक्षा कैमरों पर टोनी को देखता है। वह वही रहस्यमय व्यक्ति है जो पहले दिखा था। मार्टी ने एक ज़ोंबी को पकड़ रखा है और उस पर रिसर्च कर रहा है। वह टोनी से उसके सिर के पीछे का हिस्सा दिखाने को कहता है ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि उसे ज़ोंबी ने नहीं काटा है। जब टोनी सुरक्षित पाई जाती है तो मार्टी गेट खोल देता है। टोनी जैसे ही अंदर भागती है, गेट के सामने ज़ोंबियों का झुंड खड़ा हो जाता है। टोनी मार्टी का रेडियो उधार लेकर अपने पिता, जो अकोनी होते हैं, से संपर्क करती है। वह वादा करती है कि वह मार्टी के साथ सुरक्षित रहेगी और अकोनी से कहेगी कि वह सैम को मार्केट से लाए। पुलिस स्टेशन में ब्लेन मरे हुए ऑफिसर के शरीर तक पहुंचने में सफल हो जाता है और चाबियां लेकर खुद को हथकड़ी से आजाद कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसकी ज़ोंबी गर्लफ्रेंड उसे काट लेती है। पार्किंग लॉट में डैग सैम को बताता है कि वह उसकी गति को धीमा कर रहा है और उसे अकेले भागने के लिए कहता है। फिर वो कार की खिड़की से बाहर निकलकर वैन की छत पर चढ़ जाता है और अपनी यूकुलेल के साथ गाने लगता है ताकि ज़ोंबियों का ध्यान भटक सके। इसी दौरान अकोनी और हंटर वहां पहुंचते हैं और सैम दौड़कर उनकी ओर चली जाती है। अकोनी हर ज़ोंबी को गोली मारता है जो सैम को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही सैम उनके साथ सुरक्षित जाती है, ज़ोंबी डैग तक पहुंच जाते हैं और उसे मार डालते हैं। अब पूरा समूह अस्पताल की ओर बढ़ता है और दरवाजे बंद कर देता है। ज़ोंबियों के पहुंचने से पहले केंजी कोई जवाब नहीं दे रही होती तो सैम एक गलियारे से भागकर एक फोन उठाती है और एक कमरे में छिप जाती है। सैम स्पीकर के माध्यम से
अपनी माँ से दूसरे फ्लोर पर मिलने की अपील करती है। इस आवाज से ज़ोंबियों का झुंड आकर्षित हो जाता है और हंटर और अकोनी उन्हें बंदूक और फायर एक्सटिंग्विशर से रोकने की कोशिश करते हैं। सैम को ये महसूस नहीं होता कि फोन की तार उसके पैरों में उलझी हुई है। ज़ोंबी तार को खींचने लगते हैं और उनमें से एक दरवाजे को अपने सिर से तोड़ देता है। सैम अपनी सुरक्षा के लिए दोधारी तलवार का उपयोग करती है। उसी दौरान हंटर एक पावर बॉक्स से 2 तार खींचकर एक ज़ोंबी को करंट दे देता है। बिजली का झटका ज़ोंबियों के बीच चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जिससे सभी ज़ोंबी मर जाते हैं। इसके बाद केंजी और रे लिफ्ट से वहां पहुंचते हैं। एक ज़ोंबी केंजी के रास्ते में आता है, लेकिन वह उसे तुरंत नीचे गिरा देती है और आखिरकार अपनी बेटी से मिल जाती है। इस बीच लड़के ज़ोंबियों को बंद कर देते हैं। समूह बाहर निकलने की योजना बनाता है और केंजी ये नोटिस करती है कि सुनामी के साथ आए ज़ोंबियों की बनावट उन ज़ोंबियों से अलग है जो काटने से बदले हैं। वह निष्कर्ष निकालती है कि इन पर किसी प्रकार के प्रयोग किए गए थे। बाहर हंटर कुछ और ज़ोंबियों को मार गिराता है ताकि समूह ट्रक पर चढ़ सके और अंततः भाग निकले। कुछ देर बाद वे मार्टी के घर पहुंचते हैं, जहां टोनी अपने पिता से मिलकर खुशी महसूस करती है। टोनी ध्यान देती है कि अकोनी के शरीर पर चोट लगी है। मार्टी घबरा जाता है, लेकिन अकोनी उन्हें आश्वासन देता है कि ये सिर्फ एक खरोंच है और उसे वास्तव में ज़ोंबी ने नहीं काटा। अकोनी उन्हें बताता है कि 30 साल पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस समुद्र तट पर एक जहाज में नई एंटी एजिंग दवा का परीक्षण किया ताकि सरकारी निगरानी से बचा जा सके। उन्होंने इसे छुपाने के लिए हर किसी को रिश्वत दी, यहाँ तक कि स्थानीय परिषद के नेताओं को भी। अकोनी ने मदद करने पर सहमति जताई क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी के इलाज का वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। हालांकि ये दवा इंसानों पर परीक्षण के लिए तैयार नहीं थी और इसके भयानक दुष्प्रभाव हुए। कंपनी ने मरीजों और स्टाफ को जहाज से निकालकर संक्रमित लोगों के साथ जहाज को डुबो दिया और पहचान प्लेट भी हटा दी क्योंकि उस पर कंपनी का लोगो था। केंजी को शक है कि ये दवा के साइड इफेक्ट्स नहीं थे, बल्कि कंपनी का मकसद इंसानों को हथियार के रूप में बदलना था। उसी समय ज़ोंबी उन्हें ढूंढ लेते हैं और हमला कर देते हैं। हंटर आखिरकार टास ब्लेड को चालू करने में सफल होता है और मार्टी की मदद से ज़ोंबियों को मारना शुरू कर देता है, जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं। भागते समय टोनी को अकोनी को पीछे छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह आखिरकार मर जाता है, लेकिन वह ये सुनिश्चित करती है कि उसके हाथ में एक ग्रेनेड हो। ज़ोंबियों के गिरने के बाद हंटर और मार्टी बाकी लोगों से मिलकर गुफा से बाहर निकलते हैं। जाते समय टोनी देखती है कि अकोनी ज़ोंबी के रूप में जागता है और अपने आखिरी होश में ग्रेनेड को सक्रिय करता है। धमाका गुफा को बंद कर देता है और ज़ोंबियों को उनका पीछा करने से रोक देता है। कुछ देर बाद समूह समुद्र तट पर पहुंचता है और योजना को अंजाम देने के लिए अलग हो जाता है। मार्टी बताता है कि उसने अपने घर में कुछ C4 छोड़ा था और रिमोट से उसे अभी उड़ा देता है। रे, मार्टी और टोनी एक नाव से मलबे तक C4 ले जाने निकलते हैं। मार्टी C4 को सेट करने में जुट जाता है और टोनी उसे जल्दी करने को कहती है क्योंकि ज़ोंबी तैरते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। हंटर तारों को खींचकर ज्वारीय कुंड तक ले जाता है, जबकि केंजी और सैम बिजली चालू करने के सही पल का इंतजार करते हैं। हंटर एक बाइक लेता है और तेज संगीत बजाता है ताकि ज़ोंबी उसका पीछा करते हुए समुद्र तट पर आए। उसी समय मार्टी C4 लगाने के लिए पानी में कूदता है और ज़ोंबियों से घिर जाता है। रे उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन एक ज़ोंबी नाव पर चढ़कर रास्ता रोक देता है। जब तक टोनी उस ज़ोंबी को धक्का देकर हटाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मार्टी मारा जा चुका होता है। जब हंटर लगभग ज्वारीय कुंड तक पहुंचता है, उसकी बाइक रेत में फंस जाती है और उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। अचानक अल्फा ज़ॉम्बी उसे ढूंढ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। हंटर का टासर ब्लेड फिर से काम करना बंद कर देता है, इसलिए उसे हाथों से लड़ाई करनी पड़ती है। अल्फा ज़ॉम्बी तुरंत हंटर को बेअसर कर देता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है, लेकिन हंटर उसे दूर करने के लिए कुछ बार लात मारता है। केंजी ये सब देखती है और बाइक को निकालने के लिए दौड़ती है। संगीत फिर से बजाकर ज़ोंबियों को ज्वारीय कुंडों की ओर खींचने का प्रयास करती है। हंटर अल्फा ज़ॉम्बी से लड़ाई जारी रखता है और जब ज़ोंबी उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो वह अपनी छिपी हुई चाकू निकालकर ज़ोंबी का हाथ काट देता है। नाव पर टोनी उन ज़ोंबियों पर गोली चलाती रहती है जो नाव पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लगातार आते रहते हैं। रे उसे लाइफ जैकेट देता है
और उससे कहता है कि उसके पिता चाहते थे कि वह भाग जाए। टोनी आखिरकार समुद्र में कूद जाती है। हंटर अभी भी अल्फा ज़ॉम्बी से जूझ रहा है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। हंटर उसे लात मारता है और अपना ब्लेड वापस हासिल करता है। टास आखिरकार काम करता है और हंटर ज़ोंबी को काटकर उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही ज़ोंबी ज्वारीय कुंड में गिरता है, सैम पावर बॉक्स चालू करती है जिससे एक ही झटके में सारे ज़ोंबी इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। टोनी जब काफी दूर तैर चुकी होती है, रे रेडियो पर हंटर को अलविदा कहता है और C4 को सक्रिय करता है। धमाके में उसकी जान चली जाती है। विस्फोट के कारण एक बड़ी लहर उठती है और समुद्र तट की ओर बढ़ती है जिससे हंटर को भागना पड़ता है। रास्ते में उसका सामना ज़ॉम्बी ब्लेन से होता है। हंटर अपनी तलवार से उसका सिर उड़ा देता है और लहर के आने से ठीक पहले भागने में सफल हो जाता है। हंटर केंजी और सैम से मिल जाता है जो टोनी को कुंड से बाहर निकलने में मदद कर रहे होते हैं। हालांकि हंटर खुद ऐसा करने में असमर्थ होता है। जोड़े के बीच एक इमोशनल किस होता है और परिवार तट की ओर आ रहे कोस्ट गार्ड जहाज को देखता है।